अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नोवेल लवर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में दो रिक्वेस्ट जो है वो मुझे रिसीव हुई थी। जो पहला कमेंट था उनकी रिक्वेस्ट पे जो है वो मैं ये नावल रीड करने वाली हूँ। इसके दो पार्ट में इस नावल को एंड कर देंगे। ज़्यादा बड़ा ये नावल नहीं है। इस नावल का नाम है मेहरबान। और नेक्स्ट जो है वो एक और जो है वो यूज़र उन्होंने कमेंट किया था कि ये दो नावल उन्होंने बताए थे। तो इस नावल के बाद जो उन्होंने दो नावल बताए हैं वो रीड करेंगे। तो पहले जिनका कमेंट आया था तो उनका नावल रीड कर देते हैं। ये जिस 2 एपिसोड में ये नावल कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट आपका नावल रीड कर दिया जाएगा। तो ये नावल मेहरबान है। तो इस नावल को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। चिट्ठी ना कोई संदेश जाने वाले, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। बेशक ये बहुत ही दर्द भरा गीत है, ऐसा कि सुनने वाला रो दे। लेकिन अगर इस वक्त कोई महक अबरार अहमद को ये गीत गाते सुन ले तो हंसते हंसते पागल हो जाए। बल्कि बल्कि अगर गीतकार अपने लफ्ज़ों की ऐसी बेकदरी देख ले तो हमेशा के लिए तौबा कर ले। आवाज़ तो अच्छी थी लेकिन ना सुर था, ना ताल, ना दिल का इस्तेमाल, ना दिमाग का। बस ज़ुबान से उल्टी सीधी आवाज़ें निकाल कर टाइम पास हो रहा था। लॉन का ये हिस्सा ख़ास उसके नाम था, जहाँ हर खूबसूरत से खूबसूरत फूल और पौधे इकट्ठे थे, जिनका ख्याल वो खुद रखती थी। इस वक्त भी एक हाथ में पाइप था, पाइप थामे पौधों को पानी दे रही थी। गाना गाते हुए दूसरा हाथ कभी दहाई के अंदाज में पेशानी तक जाता तो कभी दिल तक, और चेहरे के जाविये तो अल्लाह माफ़ करे। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। कान के करीब एक अनजानी आवाज़ से उसे ब्रेक लग गया। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ। खूबसूरत आवाज़, धीमा लहजा, किसी ने इसके गीत का जवाब दिया। एक पल को लगा वहम है। तसल्ली के लिए जब मुड़ी तो साथ में पाइप भी मुड़ा और सामने वाले को बिन बादल बरसात के अच्छे खासे दीदार करा दिए। बेचारा पहले तो घबराया और दो कदम पीछे हुआ, लेकिन अगले ही लम्हे घबराहट मुस्कुराहट में बदल गई, जबकि महक के चेहरे पर हैरानी के सिवा कुछ नहीं था। पाइप इसी पोजीशन में सामने वाले को भिगो रहा था और वो शौक सी होकर यह सोच रही थी, सुबह से पढ़े जाने वाले नावल का असर तो नहीं जो ये गुमान हो रहा है। इसका हीरो सामने खड़ा था, सफ़ेद रंगत, खूबसूरत, नकूस, 6 फुट हाइट, स्टाइल से सेट किए हुए ब्राउन बाल, आंखें, ब्लैक शर्ट, ब्लू जीन्स पहने, बिल्कुल वैसा ही तो था। क्या आपका यहाँ हर किसी का वेलकम ऐसे ही होता है? महक का इरादा ना पाकर कहना ही पड़ा और वो होश की दुनिया में वापस आई और करंट खाकर पाइप नीचे फेंका। ओ तेरी जी, जब भी वो घबराती और आवाज़ साथ ही नहीं देती। मुझे लगा, बहुत अफसोस हुआ जानकर आप हकली हैं। वो वापस 2 कदम आ गया। जी? महक की आंखें हैरत से फैली। जी हाँ, आप इतने खूबसूरत हैं, लेकिन देखिए ना, हकलाने की बीमारी देकर खुदा ने आपके साथ कैसे ज्यादती की। वो शिकवा करना नज़रों से आसमान को देखने लगा। ओ हेलो, आपसे किसने कहा कि मैं हकली हूँ? वो गुस्से में आ गई। लहजा अभी मैंने खुद सुना, आपने जी जी वो कहा। वो हकलाना नहीं है। इसने बाकायदा नकल उतारी। अरे वो तो मैं आपको अचानक सामने देखकर घबरा गई, इसलिए ज़ुबान लड़खड़ाई। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं हकली हूँ। वो हैरत और गुस्से से बोली। ओह, तो ये बात है। जी बिल्कुल यही बात है। किसी को जज करने से पहले इंसान को तसल्ली कर लेनी चाहिए कि हकीकत क्या है। आप यूं ही बिना जाने कैसे। 1 मिनट। कुछ ध्यान में आते ही लफ्ज़ों को ब्रेक लगी। वैसे आप हैं कौन और यहाँ क्या कर रहे हैं? सामने वाले ने इसके हैरत ज़दा चेहरे को देखते हुए दोनों हाथ सीने पर बांधे। अरे वाह, जल्दी ख्याल आ गया आपको तारुफ का। मुझे तो लगा आप पहले मुझे खाना पानी देंगी, फिर पूछेगी मैं कौन हूँ। मिस नुई हैरियत से बोला। बातें मत बनाए, कौन है आप और आपको अंदर किसने आने दिया? इसने ईंट की नज़र दौड़ा कर किसी को तलाशना चाहा, लेकिन कोई नज़र नहीं आया। मुझे अंदर आने के लिए किसी की इजाज़त दरकार नहीं, मैं अपनी मर्ज़ी का मालिक हूँ। वो कॉलर झाड़ते हुए बोला। देखिए, आप जो भी हैं चले जाएं यहाँ से, वरना मैं आपको ज़बरदस्ती बाहर निकलवाऊंगी। इसने उंगली दिखाते हुए सख्ती से कहा। चला जाऊंगा, लेकिन जिस मकसद से आया हूँ वो तो पूरा कर दें। वो इसकी आंखों में झांकते हुए बोला।
कहिए क्यों आए हैं? वो दोनों हाथ कमर पर रखते हुए बोली। मैं आपसे आपका हाथ मांगने आया हूँ। वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए मुस्कुरा कर बोला। महक की आंखें हैरत से और बड़ी हो गईं। हाय अल्लाह, हाथ तो ऐसे मांग रहे हो जैसे इलेक्शन जीतने के लिए वोट। बेशरम आदमी, निकलो यहाँ से वरना तुम्हारी खैर नहीं। इसने गुस्से से आंखें दिखाई। आपका हाथ लिए बिना तो मैं नहीं जाऊंगा, आप चाहे जो मर्जी कर लें। वो डिटाई से बोला और महक का हैरत से मुंह खुल गया। देखो, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, इससे पहले कि मैं अपनी शराफत भूल कर तुम्हें। अरे बेटा, आप कब आए? वो कुछ और कहती इससे पहले अबरार साहब की आवाज़ ने दोनों को मतवज्जा किया। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा जबकि महक वरी वहीं खड़ी हैरत से दोनों को देख रही थी। अस्सलाम वालेकुम मामू जान, वो खुश दिली से इनके गले लगा। अबरार साहब ने इसे कंधों से थाम कर सीधा किया, मुस्कुराते हुए देखा। ये सब क्या है बेटा? इन्होंने इसके गीले कपड़े देखकर हैरत से पूछा। महक, ये क्या हरकत है बेटा? देख ली बेटा, देखिए क्या हालत कर दी आपने इनकी। वो महक की जानिब रुख किए खुफ्तगी से बोले और इनके पास आई। पापा, आप जानते हैं ये अभी अभी कह रहे थे कि मामू जान, मैं ये कह रहा था ये मुझे पहचानती है कि नहीं, लेकिन देखिए ना, ये तो मुझे पहचान ही नहीं पाई। इसका इरादा बाम कर वो फ़ौरन बोला ताकि पोल न खुल जाए। महक ने इसे गुस्से से घूरा। वाकई आपने इन्हें पहचाना नहीं बेटा, ये अरीन है। अबरार साहब की हैरत की कोई इंतहा नहीं थी जबकि उसका नाम सुनकर महक ने थूक निगलते हुए अपनी घबराहट दूर करने की नाकाम कोशिश की और फटी आंखों से उसे देखा। वो मुस्कुराहट जब्त किए उसे खौफज़दा चेहरे को देख रहा था। सॉरी पापा, वो नज़र उठाने के काबिल ना रही। अच्छा अच्छा, चलिए फ़िलहाल इन्हें अंदर ले जाएं। अरीन, आप कपड़े चेंज कर लें बेटा, हम बाद में आपसे मिलते हैं। वो महक को हुक्म सुनाकर उसके कंधे पर थपकी देते बाहर निकल गए। वो इन्हें जाते देखती रही। उसने खांसी करके इसे मतवज्जा किया। वो घबरा कर इसकी जानिब मुड़ी और ऐसे मुस्कुराई जैसे किसी ने कनपट्टी पर बंदूक रखकर हुक्म दिया हो। सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारे कपड़े भीग गए। दैट्स नॉट द मैटर महक, मैं तुमसे सिर्फ इस बात पर नाराज़ हूँ कि तुमने मुझे पहचाना नहीं। यकीन नहीं हो रहा मुझे, वो इसकी बात बीच में काटते हुए बोला। सॉरी, अंदर चलो ना प्लीज़। वो बात बदलने लगी। शानदार और वसी अहमद वला की रिहाइश अबरार अहमद, असरार अहमद और ज़ावियार अहमद तीनों भाई शहर के मशहूर डॉक्टर थे। इनका अपना बहुत बड़ा अस्पताल था। तीनों की फैमिली एक साथ एक ही कोठी में रहती थी। आपस में रवाती भाई की तरह कोई तलखियाँ नहीं थी, लेकिन मोहब्बत बहुत थी। दो बहनें थीं, नज़ाहत और नरगस। नज़ाहत बेगम अपने शोहर के इंतकाल के बाद से इनके साथ ही रहती। नरगस बेगम के शोहर बिजनेस में तरक्की के लिए 12 साल पहले अपनी फैमिली के साथ इंग्लैंड में सेटल हो गए। सबसे बड़े अबरार अहमद और सबाहत बेगम की इकलौती बेटी महक, जो शादी के 8 साल बाद दुआओं और मिन्नतों से पैदा हुई। असरार अहमद और ज़किया बेगम के 2 बेटे थे। अफ़गान, जो डॉक्टर बन रहा था, छोटा अयान, जो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पढ़कर बिजनेस करना चाहता था। ज़ावियार अहमद और आरफा बेगम के 2 बेटियां, मदीहा जो महक की हम उम्र थी और दूसरी मायरा, जो घर में सबसे छोटी 12वीं जमात की तालिबे इल्म थी। नज़ाहत पुप्पो की एक बेटी हाया और एक बेटा निहाल, जो महक मदीहा का हम उम्र था। नरगिस पुप्पो के सबसे बड़ा आरीन था। इससे छोटा अदनान और हानिया जो जुड़वा थी। पुप्पो, अदनान और हानिया तो हर साल आया करते हैं। अब भी एक हफ्ते से वो लोग यहीं थे, लेकिन आरीन आज 12 साल बाद आया, इसलिए वो इसे पहचान नहीं पाई। सारे कज़न से वो राब्ते में थी। महक से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन महक ने उससे कभी बात नहीं की क्योंकि वो सिर्फ कज़न नहीं थे जो वो इससे बेझिझक बात करती। दोनों का रिश्ता बचपन से तय था और सब शुरू से ही इस बात से वाकिफ़ थे। इंग्लैंड जाने से पहले सबकी ख्वाहिश पर महक को अरीन से मंसूब कर दिया गया था। वो दोनों अंदर आए। सामने ही सारी ख़वातीन बैठे बातों में मशगूल थे। अरीन, सबाहत बेगम इस पर नज़र पड़ते ही खुशी और बेयकीनी से बोली। सब ने उनकी नज़रों का तअक्कुब किया। अस्सलाम वालेकुम। वो आगे बढ़ा। सबाहत बेगम ने उसे गले लगाया। इसकी आंखें खुशी से भर गई। अरीन इन्हें शुरू से ही बेहद अजीज़ था।
कई साल औलाद से महरूम रहने पर वो अरीन को प्यार करके ही खुश होती। वो भी उन्हें अपनी अम्मी मानता था। महक हवाले से ये मोहब्बत और बढ़ गई। कैसा है हमारा बेटा? वो इसका चेहरा दोनों हाथों से थामते हुए बोली। अब तक तो ठीक था, लेकिन अब आपको रोता देखकर ठीक हो सकता है क्या? वो हाथ से उनके आंसू साफ करते हुए बोला। इतने साल बाद देख रही हूँ तुम्हें। कल की ही बात लगती है, जब छोटे से थे, जब मेरा आंचल पकड़कर अम्मी अम्मी करते पीछे घूमते थे। दोनों मुस्कुरा दिए। भाभी, ये आज भी वही बच्चा है, बस कद बड़ा हो गया, वरना हरकतें तो आज भी बिल्कुल बच्चों जैसी हैं। नरगस फुप्पो ने आकर कहा। अरीन मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर दोनों मामी और खाला से मिला। अरीन बेटा, यूँ अचानक आ गए, अतला क्यों नहीं दी? हम तुम्हारा ज़ोरदार वेलकम करते। आरफा बेगम ने कहा। अगर अगर बता कर आता तो आप लोगों को सरप्राइज़ कैसे मिलता और मुझे आप लोगों का ये रिएक्शन कैसे देखने मिलता? वो मुस्कुराते हुए बोला। अरे, ये तुम्हारे कपड़े इतने गीले कैसे हुए अरीन? नरगस ने हैरत से पूछा। महक ने जुबान दांतों तले दबाई। मॉम, किसी पागल लड़की ने मुझे पौधा समझकर पानी डाल दिया। वो इस पर एक नज़र डालकर मुस्कुराते हुए बोला। कौन थी वो औंधी जिसे इंसान और पौधे में फ़र्क नज़र नहीं आता? ज़किया बेगम ने गुस्से से पूछा। चाची, मैं आपको अंधी नज़र आती हूँ? वो सुलग कर बोली। तो क्या तुमने पानी फेंका रीन पर? आरफा चाची ने हैरत से पूछा। चाची, मैंने जानबूझकर नहीं फेंका, गलती से हो गया, वो इस्लाह करते हुए बोली। हाँ, ये गलतियाँ तो तुमसे ही हर वक्त होती हैं, कभी कोई काम सही भी किया है तुमने? अम्मी ने डांट लगाई तो इसका मुंह बन गया। रहने दे मामी जान, गलती मेरी थी, एकदम से सामने आ गया तो ये डर गई और पाइप मेरी तरफ हो गया। वो इसकी रोती सूरत देखकर बोला। सुन लिया ना आपने? वो डटाई से बोली। हाँ, सुन लिया। तुम्हें बचाने के लिए मेरे बेटे ने इल्ज़ाम अपने सर पर ले लिया। अम्मी ने इसे हीरो बना दिया, जबकि महक का मुंह हैरत से खुला रह गया। बाकी सब ने बमुश्किल अपनी हंसी रोकी। अम्मी वो सदमे से बोली। बस बस। उन्होंने हाथ दिखाकर इसे खामोश करवाया। जाओ बेटा, तुम जाकर कपड़े बदल लो, वरना सर्दी हो जाएगी। वो अरीन से मुखातिब हुई। जी, मेरा लीकेज गाड़ी में है, वो ध्यान आने पर बोला। तुम जाओ, मैं सामान ऊपर ही भिजवाती हूँ। महक, जाओ। उन्होंने साथ में महक को हुक्म सुनाया। वो अस्बात में सर हिलाती आगे बढ़ गया और वो भी इसके पीछे चल दी। अयान, मदीहा सब कहाँ है? कोई नज़र नहीं आ रहा। वो हैरत से बोला। पता नहीं, कुछ देर पहले तो सब यहीं थे, शायद छत पर गए हैं। वो इधर उधर नज़र दौड़ाते हुए बोली। सीढ़ियाँ चढ़कर एक रूम की तरफ इशारा करते हुए महक उसे अंदर ले आई। अंदर कदम रखते ही शैतानों की टोली ने हल्ला बोल दिया। मेरा पिया घर आया ओ राम जी। पांचों पंगड़ा करते हुए ज़ोर ज़ोर से गाने लगे। अरीन हंसी रोके इन्हें देखने लगा, जबकि महक का गुस्सा इसके चेहरे पर नज़र आ रहा था। बस अब बंद भी करो ये सब। वो चीख कर बोली तो सबको खामोश होना पड़ा। अब वो सब बारी बारी अरीन से मिलने लगे। आप कहाँ चली? महक मौका देकर निकलने लगी, जब हानिया ने इसके सामने आते हुए रास्ता रोका। हानी, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे कुछ काम है। हानिया ने नफ़ी में गर्दन हिलाकर उसे खींचते हुए सोफ़े पर गिराया। सॉरी भाईजान, हमारी वजह से आपकी रोमांटिक मीटिंग में खलल पड़ गया। अदनान उसे आंख मारते हुए शरारत से बोला और इसने अदनान के पेट में घुसा मारा। ये क्या अरीन भाई, आते ही सिर्फ अपनी फ्यूचर वाइफ में लग गए। ये नहीं कि पहले बहनों से सलाम दुआ कर ले। मदीहा ने शिकायत की और वह मुस्कुरा दिया। सो मिस्टर अरीन सदीकी, आज 12 साल बाद आप अपनी मंगेतर महक अबरार अहमद से मिल रहे हैं। प्लीज़ अपनी खुशी की गहराई के बारे में बताएं। अयान ने पास रखी बोतल को माइक बनाते हुए रिपोर्टर की तरफ सवाल किया। अरीन आस्तीन चढ़ाते उसे मारने को आ बढ़ा तो वो फ़ौरन महक के पीछे आकर छुप गया। अरीन एक नज़र परेशान सी महक पर डालकर वापस अपनी जगह पर आ गया तो अयान ने सुकून की सांस ली और सीधा होकर बैठ गया। अयान भाई, मैं क्या कह रही हूँ, इतना यादगार दिन है, क्यों ना इन दोनों की एक तस्वीर ले लें। हाया ने खुश होते हुए आइडिया दिया। वाह, ग्रेट आइडिया यार। अदनान ने मोबाइल निकालते हुए कहा। हाया ने महक को ज़बरदस्ती उठाकर इसके करीब खड़े कर दिया और 2-3 तस्वीरें ले लीं। भाई, ज़रा कपल की तरह पोज कीजिए ना, अदनान ने करीब होने का इशारा करते हुए कहा, जिस पर पहले तो इसने घूरा और फिर मुस्कुराते हुए थोड़ा करीब हुआ
और महक ने एक पल ज़ाया किए बगैर बाहर जाने के लिए दौड़ी और ज़ोरदार कहकों ने इसका दूर तक पीछा किया। वो शाम से ही कमरे में बंद थी, मगरिब पढ़कर लेटी थी जब नींद आने लगी। अब जागी तो काफ़ी रात हो चुकी थी। ये बड़ा सा रूम था जहाँ महक, मदीहा, हाया और मायरा चारों साथ ही रहती, जो घर के बाकी कमरों के मुकाबले काफ़ी बड़ा था और ख़ास उन लोगों के लिए बनाया गया था। दो कुकिंग साइड बेड थे, एक पर मदीहा और महक और दूसरे पर हाया और मायरा सोती। आजकल हानिया भी वाइट दीवार पर खूबसूरत पेंटिंग की गई थी जो हाया ने बनाई हुई थी। इसके अलावा सब ने अपनी पसंदीदा से इसे डेकोर किया हुआ था। वो आंखें मसलती हुई उठ बैठी हुई, साइड टेबल से मोबाइल उठाकर वक्त देखा तो 11:15 बज रहे थे। उसे हैरत हुई कि किसी ने इसे जगाया क्यों नहीं, ना ही खाना खाने के लिए आवाज़ दी। हालांकि सब साथ ही खाना खाते थे और अबरार अहमद के हुक्म के मुताबिक सबका वहाँ मौजूद होना ज़रूरी था। शायद अपने लाडले आरीन के आने की खुशी में किसी को ध्यान नहीं रहा। इसने जलकर सोचा, इतराब में नज़र डाली कि किसी को साथ लेकर नीचे जाए और कुछ खाने को ले तो वो चारों सर तक चादर ताने सो रही थी। ये सब तो अपने अस्तबल बेच कर सो रही हैं, लगता है अकेले ही जाना पड़ेगा। सोचकर वो बेड से उतरी। कमरे के बाहर आते ही यकदम से लाइट बंद हो गई और गुप अंधेरा छा गया। इसे अंधेरे से वैसे ही डर लगता था। अब तो वो अकेली थी। इसे घबरा कर आवाज़ लगाई, अम्मी अम्मी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो परेशानी से अपने दोनों हाथों को मसलने लगी, चाची अम्मी। वो अंधेरे से चलती वापस रूम में जाने के लिए मुड़ी, तब सारी लाइट्स रोशन हुई। इसने पलटकर आगे आते हुए नीचे झांका तो इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। हॉल में बड़ी ही खूबसूरती से सजावट की गई। वो सीढ़ियाँ उतरकर जैसे ही नीचे आई, इस पर गुलाब के फूलों की बरसात हुई और वो दोनों हाथ फैलाए मुस्कुराते हुए चेहरा ऊपर किए पत्तियों को चेहरे पर महसूस करने लगी। ऊपर से मायरा और हानिया खड़े इस पर फूल बरसा रहे थे। एक तरफ से घर के सारे अफराद निकलकर बाहर आए और साथ में गाते हुए इसे विश किया, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर महक, हैप्पी बर्थडे टू यू। वो मुंह पर हाथ रखे हैरत और खुशी से सबको देखने लगी। मदीहा आगे बढ़कर इसके गले मिली और फिर अलग होकर बोली, कैसा लगा सरप्राइज़? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा मदी। सबको थैंक यू सो मच। सबाहत बेगम ने बढ़कर इसकी पेशानी चूम ली। अल्लाह मेरी बच्ची को सदा खुश रखे, वो मुस्कुराई। आरफा बेगम और जकिया बेगम ने भी उसे गले लगाकर विश किया। नरगस बेगम और नज़ाहत बेगम ने इसकी देड़ों बुलाएं ली। आप सबको याद था मेरा बर्थडे? वो मुस्कुराते हुए बोली और नरगस बेगम ने उसे गाल पर हाथ रखते हुए अस्बात में सर हिलाया। अयान एक तरफ से केक की ट्रे घसीटते हुए लाया। मायर और हानिया भी नीचे आ गई। सवाए तीनों भाइयों के सब वहाँ मौजूद थे। सभी इसके गिर्द दायरा बनाए खड़े थे और अरीन एक तरफ हाथ बांधे खड़ा मुस्कुराकर सबको देख रहा था। अयान ने अपना कैमरा गले में डालते हुए महक से कहा, वैसे ये आइडिया अरीन का था महक। महक ने अरीन की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराकर शुक्रिया किया। अरीन ने सीने पर हाथ रखकर सर को हल्का सा खम किया और शुक्रिया कबूल किया। अरे चलो यार, अब जल्दी से केक काटो, बड़ी भूख लगी है। निहाल सबको बातों में मसरूफ़ देकर बोला। अफगान ने इसके सर पर चीत लगाई और बोला, भुक्खड़ कहीं कि तुम्हें खाने के सिवा कुछ और सूझा भी है कभी? निहाल ने मुंह बनाया और सबाहत बेगम ने कहा, बहुत देर हो रही है, चलो बेटा अब जल्दी से केक काटो और ये सब ख़त्म करो। बहुत देर से सब काम में लगे हैं, थक गए होंगे। अयान कैमरा लेकर शूटिंग करने के सामने आ गया। मैं खुद को जांचते हुए बोली, अल्लाह मेरा हुलिया तो देखो ज़रा, अब क्या ऐसे अपना बर्थडे मनाऊं? मैं ज़रा तैयार होकर आती हूँ। वो जाने के लिए मुड़ी और अदनान आगे खड़ा हो गया। जी नहीं, कोई तैयार श्यार होने की ज़रूरत नहीं। पहले ही हम तुम्हारे सरप्राइज़ के चक्कर में कब से हलकान हो रहे हैं, तुम्हें अपनी हुलिया की पड़ी है। नहीं, मैं बिना तैयार हुए केक नहीं काटूंगी। वो दोनों हाथ उठाते हुए बोली, क्यों कोई मन्नत वगैरह है? वो भी ढीठ बना रहा। अदनान सामने से उठो। वो उसे उंगली दिखाते हुए बोली, अदनान जाने दो ना यार, बहस में वक्त ज़ाया मत करो। उसने नहीं मानना। अफगान समझाते हुए बोला। अदनान उसे घूरता हुआ सामने से हट गया और वो उसे ज़बान चढ़ाते हुए सीढ़ियाँ चढ़ गई। इसके पीछे ही मदीहा और हाया भी चलेगी। अयान सोफे पर गिरते हुए बैठा और बोला, अब इन्होंने मज़ीद 2 घंटे ख़राब करने हैं अपना चेहरा पेंट करने में।
अरीन इसके बराबर आकर बैठ गया। ख़वातीन भी एक सोफ़े पर बैठी अपनी बातों में मसरूफ़ होगी। आधे घंटे बाद वो तीनों नीचे आए तो सबने सुकून का सांस लिया। महक ने लॉन्ग ब्लैक कुर्ती, जिसके गले पर येलो रंग के नगों का खूबसूरत काम था, इस पर ब्लैक ही पैंट पहने और येलो दुपट्टा कंधे पर डाले हुए, आधे खुले बालों को एक तरफ सामने और कुछ पीछे कानों के किए, खूबसूरत इयररिंग पहने, हल्के से मेकअप में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अरीन उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराया। इसने केक का छोटा सा पीस काटकर सबसे पहले अम्मी को खिलाया। बदले में उन्होंने भी इसके हाथ से केक लेकर इसके मुंह में डाला। केक के कुछ पीसीस एक प्लेट में लेकर बारी बारी इसने सबको अपने हाथ से केक खिलाया। मदीहा और निहाल ने बाकी केक प्लेट में डालकर सबको खिलाया और महक ने प्लेट अरीन के आगे करके आंखों से केक खाने का इशारा किया। अरीन धीरे से बोला, मेरे साथ ये फ़र्क क्यों, सबको तो अपने हाथों से खिलाया। महक अपनी मुस्कुराहट रोकते हुए बोली, तुम ऐना रही हो ना, इसलिए सबका ध्यान दूसरी तरफ था। ओ तो ये बात है, कोई बात नहीं। इसने एक उंगली पर केक की थोड़ी सी क्रीम लेकर जुबान पर रखी और बोला, हैप्पी बर्थडे। महक ने मुस्कुराते हुए एक हाथ से दूसरे चेहरे पर आते बालों को पीछे किया। उसके निचले होंठ के बाईं तरफ किनारे पर एक तिल था। वो हल्का सा मुस्कुरा भी देती तो साथ में मुस्कुराता, जो उसकी खूबसूरती को मज़ीद बढ़ाता। थैंक्स, चलिए अब सब जल्दी से मेरा गिफ्ट निकालें। वो प्लेट रखकर दोनों हाथ साफ करते हुए बोली, महक अभी बहुत रात हो गई है, बेटा गिफ्ट वगैरह सुबह देख लेना, अब सब जाकर सो जाओ। ज़किया बेगम ने उसे समझाया और उसने असबाब में गर्दन हिलाते हुए कहा, ठीक है चाची। अरीन वहाँ आया, 1 मिनट में अपना गिफ्ट अभी देना चाहता हूँ। सब ने एक साथ ओ का शोर किया। अरीन ने एक बड़ा सा बॉक्स इसके हाथ में थमाया। इसने शुक्रिया अदा किया। अरीन ने उसे इशारे से गिफ्ट खोलने को कहा। अभी महक ने सवालिया नज़रों से पूछा और इसने असबाब में गर्दन हिलाई। वो गिफ्ट पैकिंग खोने लगी। सभी तजस्सुस से देखने लगे। इसने रैपर निकाल दिया तो अरीन इसे रोकते हुए कहा, 1 मिनट, एकदम से शौक मत हो जाना। महक ने हैरत से बोला, क्या मतलब? सब ने भी हैरानी से इसे देखा। मतलब बहुत खूबसूरत गिफ्ट है ना, और अक्सर इंसान खुशी के मारे बहुत शौक हो जाता है, जिससे दिल पर असर पड़ता है। महक हल्का सा मुस्कुराकर बोली, डोंट वरी, मैं इतने कमज़ोर दिल की मालिक नहीं हूँ। अरीन मुस्कुराया। महक ने गिफ्ट पैक को खोला, बॉक्स से अंदर जाकर देखा और अगले ही लम्हे बॉक्स हाथ से छूटकर नीचे गिरा। वो ज़ोर की आवाज़ में अम्मी अम्मी करके चीखी और उछलकर सोफे पर चढ़कर खड़ी हो गई। अरीन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, जबकि सब हैरत से दोनों को देख रहे थे। क्या हो गया महक? सबाहत बेगम ने पूछा। अम्मी, छिपकली, वो चीखते हुए बोली, और छिपकली का नाम सुनते ही बाकी लड़कियां भी उसके साथ सोफे पर चढ़ गईं। अरीन की हंसी किसी तरह नहीं रुक रही थी। बाकी सब भी इन्हें देखकर हंसने लगे। अरीन ने बॉक्स उठाकर मसनूई छिपकली उठाकर हवा में लहराई और बोला, कैसा लगा मेरा गिफ्ट? महक ने गुस्से से मुठ्ठियां बींचकर उसे देखा। अरीन ने छिपकली उसके सामने लहराई तो वो फिर से डरकर चीखी। अयान हंसते हंसते कैमरा हाथ में लिए शूटिंग करने लगा। नरगस बेगम ने पीछे से आकर अरीन का कान खींचा। अरीन, ये क्या हरकत है, फेंको इसे। अरीन ने फ़ौरन छिपकली नीचे फेंक दी। अम्मी, बहुत दर्द हो रहा है, अब तो कान छोड़ दें, वो कराहते हुए बोला। उन्होंने कान छोड़ दिया और वो कान सहलाने लगा। तुम्हारा बचपना कब जाएगा अरीन? बाकी सब हंस रहे थे सिवाय महक के। अम्मी, मैं तो बस ऐसे ही। सब लड़कियां उतर कर नीचे आई, लेकिन महक यूं ही खड़ी रही। अरीन इसके सामने रुक किए बोला, कैसा लगा एनआरआई का गिफ्ट? महक ने गुस्से से दांत पीसते और सोफे से छलांग लगाकर उसे मारने दौड़ी। अरीन ने फ़ौरन बाहर दौड़ लगा दी। सबाहत बेगम दोनों को रोकती रह गई। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं अरीन, वो गुस्से से चीख कर बोली, पहले पकड़ कर तो दिखाओ। वो मुड़कर बोला और दोबारा भागने लगा। महक भी इसके पीछे पीछे भागती रही। आखिर तक कर रुक गई। इसका सांस फूल रहा था। वो लॉन में लगे बड़े से झूले पर आकर बैठ गई। अरीन भी आकर वहीं बैठ गया। महक ने इसे खुफ्तगी से देखा। अच्छा बाबा, सॉरी, मैं मजाक कर रहा था, वो दोनों कान पकड़ते हुए बोला। महक मुंह फैलाते हुए सामने देखने लगी। अच्छा, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। इसने छोटा सा बॉक्स इसकी तरफ बढ़ाया। मुझे नहीं चाहिए कोई गिफ्ट विफ्ट, वो मुंह फैलाकर बैठ गई। मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम्हें याद है बचपन में तुम्हें ऐसे ही डराता था? एक बार पापा ने तुम्हारी शिकायत पर मुझे बहुत मारा था।
वो गुस्से से इसे देखने लगी तो वो चुप हो गया। ओके बाबा, सॉरी तो बोल रहा हूँ ना, आइंदा ऐसा नहीं होगा, प्रॉमिस। वो इसकी तरफ देख कर बोली। अरीन ने पलकें झपकाईं। प्रॉमिस। महक ने स्कूल का सांस लिया और इसके हाथ से गिफ्ट बॉक्स ले लिया। इसमें एक खूबसूरत और कीमती ब्रेसलेट था। महक के मुंह से बेख्तियार वाव निकला। अरीन मुस्कुराया। कैसा लगा मेरा गिफ्ट? महक इसकी जानिब देखकर बोली। बहुत खूबसूरत है। और वो छिपकली? महक ने इसे घूरे से नवाजा। इसने दोनों हाथ कान को लगाए। महक को हंसी आ गई। महक, अरीन भाई, अगर आप दोनों की जंग अजीम ख़त्म हो गई हो तो अंदर आ जाए, अम्मी बुला रही हैं। हानिया ने दूर से ही आवाज़ लगाई और वापस चली गई। वो दोनों भी उठकर अंदर चले गए। उफ, कोई इतना हैंडसम कैसे लग सकता है? वो आईने में अपने अक्स को देखते हुए बोला। ब्लू जीन्स पर पतली सी शिफॉन की वाइट शर्ट पहने, ऊपर के 2 बटन खोले, ब्राउन बालों को जेल लगाकर सेट किए, एक हाथ में ब्लैक कीमती घड़ी और दूसरे हाथ में 5-6 अलग अलग किस्म के बैंड और 5 अलग किस्म के बैंडेज बांधे हुए थे। ड्रेसिंग टेबल पर रखे कई सारे परफ्यूम में से एक बोतल उठाकर डेरो स्प्रे किए, शर्ट की कॉलर ठीक किए, दोनों उंगलियों से होंठों को छूकर अपने आईने में पड़ते हुए अक्स को फ्लाइंग किस की। लव यू अरीन। मेज से मोबाइल और चाबियां उठाकर जेब में डाली, ग्लासी शर्ट की जेब में लटकाते हुए बाहर आ गया। गुड मॉर्निंग डैड। अपने मखसूस स्टाइल से वो सीढ़ियाँ उतरते हुए डाइनिंग टेबल के पास आ गया और मलक साहब नाश्ते से फारग होकर अखबार पढ़ने में मसरूफ़ थे। वो खड़े खड़े ही ब्रेड स्लाइस पर मक्खन लगाने लगा। गुड मॉर्निंग, मलक साहब ने धीमे से जवाब दिया। अखबार टेबल पर रखकर इसे बगूर देखते हुए बोला। कहाँ की तैयारी है? संडे है डैड। वो मुस्कुराते हुए बोला। कब तक ये सब हरकतें करते रहोगे अरीन? अब तो ज़रा सीरियस हो जाओ। बच्चे नहीं हो तुम, वो संजीदा से बोले। डैड, आपके लिए तो मैं बच्चा ही हूँ ना, और मैं चाहे कैसा भी हूँ, मैंने कभी किसी मामले में आपको डिसअपॉइंटेड नहीं किया, लेकिन मैं अपनी लाइफस्टाइल तो चेंज नहीं कर सकता। मलक साहब का मौत हो गया। वाकई जब से इसने इसका बिजनेस ज्वाइन किया था, अपनी मेहनत और काबिलियत से उसे मज़ीद ऊंचाई तक ले गया। अब मलक साहब बहुत कम ऑफिस जाते, सारा काम वही संभालता और वो पूरी संजीदगी से काम करता, लेकिन अब भी जब कभी वक्त मिलता, देर रात तक दोस्तों के साथ घूमता, पार्टी करता, बाहर खाना इसके मामूल में शामिल था। मलक साहब कुछ देर खामोश रहे, फिर कुछ याद आने पर बोले। ये जो तुम इन नए लड़कों के साथ इतने पैसे इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो ना, वो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा अरीन। इन्हें कोई तजर्बा नहीं है, ऐसी जगह अपना पैसा लगाना सरासर बेवकूफ़ी है। वो पानी पीकर इनकी जानिब मुतवज्जा हुआ। डैड, मैं जो कर रहा हूँ ना, बहुत सोच समझ कर कर रहा हूँ। इनके पास तजर्बा नहीं लेकिन टैलेंट है। हमें कोई लॉस नहीं होगा, बल्कि उनके नए आइडियाज़ बहुत काम आएंगे। फिर एक नहीं 3 हैं और मैं अकेला 100 के बराबर। तो सोचिए, जब कल 103 दिमाग मिलकर कुछ करेंगे तो फ़ायदा तो होगा, नुकसान नहीं। मलक साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बातें ऐसी करता। इसने आंखों पर ब्लैक ग्लासेस लगाए और बोला। और आप फिक्र क्यों कर रहे हैं डैड? आपका लगते जिगर नूरे नज़र है ना सब संभालने के लिए। आप तो बस यहाँ बैठकर चिल कीजिए और देखते जाइए द ग्रेट अरीन मलिक के कारनामे। वो सीने पर हाथ रखकर बोला और मलक साहब की मुस्कुराहट गहरी हो गई। अरीन ने फ्रूट की टोकरी से एक अंगूर उठाकर उनके मुंह में डाला और उनके गाल पर ऐसे प्यार किया जैसे वो इनके वालिद नहीं, 2 साल के बच्चे हों। ओके डैड, मैं चलता हूँ, रात को लेट आऊँगा, आप वेट मत करना। वो कहते ही आगे बढ़ने लगा। मलक साहब ने उसे रोका और उठकर उसके पास आए। उसने लब पीछे और मुड़ कर देखा। इन्होंने संजीदगी से कहा, किस खुशी में रात को लेट आओगे? इसने दूसरी तरफ देखते हुए बालों में हाथ फेरा और मुस्कुरा कर बोला। कुछ नहीं डैड, वो नया बिजनेस शुरू करना है ना, सोचा खुशी में एक छोटी सी पार्टी, आई मीन ट्रीट दे दूँ। मलक साहब दोनों हाथ बांधते हुए कहा। अरीन, तुम्हें कितनी बार कहा है, ये सारे शौक इंसान को गलत रास्ते पर ले जाते हैं। तो वो इनकी बात काटते हुए बोला। डैड, आप ये भी तो कहते हैं ना कि अगर हम मजबूत हों तो कोई भी गलत चीज़ हमें अपनी जानिब नहीं खींच सकती। आपका बेटा बहुत मजबूत है डैड, प्रॉमिस कभी कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे आपको शर्मिंदा हो। मलक साहब ने संजीदगी से कहा, जानता हूँ, लेकिन उन्होंने कुछ कहना चाहा, लेकिन अरीन फ़ौरन बोला। प्लीज़ डैड, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो रहा हूँ, हम बाद में बात करेंगे। माई स्वीट डैड, आई लव यू, बाय बाय। वो उनके गले लगा और दूर होकर बाय कहता हुआ फ़ौरन बाहर निकल गया। मलक साहब उसे मुस्कुरा दिए। इसकी शादी करने का वक्त आ गया।
तभी इसकी ये आवारागर्दी ख़त्म होगी। वो अखबार लिए अपने कमरे में चले गए। वो लोग ड्राइंग रूम में बैठे थे। आज संडे था इसलिए सब घर पर ही थे। एक सोफे पर अफगान लैपटॉप लिए मेल चेक कर रहा था। इसके साथ ही निहाल हलवे की प्लेट हाथ में लिए बैठा था। हर वक्त खाना इसका पसंदीदा मसला था। दोनों सोफे पर दूसरे सोफे पर अरीन लेटा था। अयान, अदनान, बाकी सब लड़कियों के साथ ज़मीन पर बैठे थे और महक को मिले सबके तोहफे खोलने में मसरूफ़ थे। हानिया, मदीहा, मायरा और हाया लूडो खेल रही थी। महक ने सारे गिफ्ट देखने के बाद मुलाजम के हाथ कमरे में भिजवा दिया और सबका शुक्रिया किया। थैंक यू सो मच, ये ना मेरा सबसे यादगार बर्थडे था। आई एम सो हैप्पी। इसकी बात पर अयान ने उसे हैरत से देखा। आज क्यों यादगार है? वैसे भी हर साल हमसे लड़ लड़ कर तोहफे लेती है। अदनान जो इसके साथ बैठा था मुस्कुरा कर बोला, इस बार मेरे अरीन भाई भी हैं इसलिए ये बर्थडे स्पेशल है ना। महक ने इसे घूरा, पास रखा कुशन उठाकर फेंका। अदनान नीचे झुककर बच गया और कुशन सोफे पर अरीन के मुंह पर पड़ा। महक जुबान दांतों में दबाई। अरीन ने मुस्कुराकर कुशन सर के नीचे रख लिया और इसकी फैमिली इतनी बड़ी थी कि सब साथ में जमा होकर महफिल लग जाती। आज का अपना बर्थडे पर मैं सबको अपने हाथों से नया केक खिलाऊंगी, महक ने खुशी से कहा तो सबकी आंखें बड़ी होकर इस पर ठहर गईं, जबकि निहाल का चम्मच मुंह तक पहुंचते से पहले ही छूटकर ज़मीन पर गिर गया। सिर्फ अरीन, अदनान और हानिया ही थे जिसके चेहरे पर कोई तासरात नहीं थे, क्योंकि इन्हें इस बात की संगीनगी का अंदाज़ा ही नहीं था। महक, हमने कौन सा जुर्म किया है जो तू हमें यूँ टॉर्चर करना चाहती हैं? अपनी सालगिरह की खुशी में हम पर ज़रा रहम कर प्लीज़, आज केक मत बना। अयान ने बेचारगी से कहा। महक का मुंह बन गया। क्या मैं इतना बुरा केक बनाती हूँ जो तुमको टॉर्चर लगे? वो गुस्से से बोली। जवाब निहाल दिया। महक, तुम्हारा केक इतना ख़तरनाक वाला टॉर्चर है कि तुम्हारा तहाड़ जेल के कैदी भी ना खाएं। महक ने उसे घूर कर देखा। अच्छा, इसलिए पिछली बार तुम इतना सारा हजम करके बुक कर, वही तो एक बार मैं ही मेरी हिम्मत जवाब दे गई। वो 2 दिन तक सॉरी वही तो एक बार में ही मेरी हिम्मत जवाब देगी। 2 दिन तक अंदर से इसकी जली हुई स्मेल महसूस होती रही। इसने कान को हाथ लगाए। सब ने अपनी हंसी दबाई। मैं कोई तुम्हारा पैर नहीं पकड़ रही, खाना ही पड़ेगा समझे। चलो। महक उसे घूर कर मदीहा से बोली। महक, मुझे आज सिनेमाघर जाना है पढ़ाई करने महक, आज मुझे सीमागढ़ जाना है पढ़ाई करने। मदीहा ने जल्दी से बहाना सोच लिया। महक ने गहरी सांस लेकर हाया और माया को देखा। हाया, तुम चलो ना, मैं भी जा रही हूँ मदीहा के साथ पढ़ने, कल मेरा टेस्ट है। हाया जल्दी से बोली। महक ने आंखें घुमाई, फिर माया को देखा। मुझे अपनी असाइनमेंट बनानी है, मैं चलती हूँ। हानिया आपी, आप मेरी हेल्प कर दो प्लीज़। ठीक है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं अकेले ही सब कर सकती हूँ। इन्हें बहाना बनाते देखकर महक ने कहा, तुम चाहो तो मैं हेल्प कर सकता हूँ। अरीन इसके मायूस चेहरे को देखकर बोला और महक ने नफ़ी में सर हिलाया। नो थैंक्स। महक ने खड़े होकर सब पर एक गुस्से भरी नज़र डाली और चली गई। क्यों परेशान कर रहे हो तुम लोग उसे? अरीन उठकर बैठते हुए बोला। अरीन, तुम्हारा तो खुदा ही मददगार है, उसके हाथ का केक खा कर देखो, दोबारा केक से खौफ आएगा तुम्हें। अयान आकर इसके पास बैठ गया। हाँ, आज तो घर में जो भी बनेगा इसका टेस्ट ख़राब होने वाला है, निहाल मुंह बनाते हुए बोला। डोंट वरी, मैं हूँ ना, आज शाम सबको मेरी तरफ से एक शानदार 5 स्टार होटल में, अरीन ने कहा। निहाल खुशी से चीख कर इसके गले लगा। सॉरी, पर मैं नहीं आ सकता, शाम में एक सर्जरी करनी है जिसमें काफ़ी वक्त लगेगा। तुम लोग जाओ। अफगान लैपटॉप बंद करते हुए बोला और उठकर ऊपर चला गया। ओह नो, आज तो मैं भी नहीं आ सकता, अयान याद आने पर बोला। क्यों, तुम्हें किसके ऑपरेशन करना है? अदनान ने पूछा और वो सोच लहजे में बोला, मुझे कहीं और डिनर पर जाना है, बहुत ज़रूरी है। अदनान ने उसे मायनी खेर नज़रों से देखा और सामने होकर बोला, ओ तो ये बात है, डिनर शिनर्स गर्लफ्रेंड है ना? अयान ने उसे धक्का देकर नीचे गिराया और सब हंसने लगे। अयान और हानिया ने बैक वक्त एक दूसरे को देखा और फिर नज़रें हटाई। नो बकवास, मैं नहायत ही शरीफ बंदा हूँ, अयान उसे आंखें दिखाकर बोला और अदनान उठकर बैठा और गाल पर हाथ रखकर बोला, शरीफ? ओहो, तो वो लड़की कौन है जिससे कल फ़ोन पर बात कर रहे थे? वो हमारी क्लाइंट है यार, तुम फजूल बातें मत करो, अयान जिद होकर बोला। अच्छा, वो क्लाइंट है तो वो कौन थी जो इस दिन तुमसे कोई एड्रेस पूछने
के बहाने तुम्हारी गाड़ी में घूम रही थी। अरीन अपनी हंसी जब्त किए हाल के फ़ोन में तस्वीरें देख रहा था। अदनान पूरे मूड में अयान को पागल बना रहा था। वो होगी तुम्हारी, कोई मेरी तो नहीं थी, अयान गुस्से से बोला। हाँ मेरी तो वो ही है ना होने वाली भाभी, अदनान कहकर दोबारा भागा। अयान ने उठकर उसे पकड़ा और नीचे गिराकर इसके पेट में कई सारे मुक्के मारे। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। तकरीबन 3 घंटे बाद इसका केक मुकम्मल हुआ। इसने क्रीम से केक पर खूबसूरत सजावट की और खुद को शाबाशी दी। क्या बात है महक, आज तो तूने कमाल कर दिया। वो केक हाथ में लिए बाहर आई। अटेंशन एवरीवन, केक तैयार है। वो केक मेज़ पर रखते हुए बाआवाज़ बुलंद बोली तो सबकी नज़रें इसकी जानिब उठी और फिर पलटी ही नहीं। सबकी आंखें वहीं जम गई। सर से पैर तक वो कोई और ही मखलूक लग रही थी। मैदे से आटे, बाल गालों पर, कहीं केक का बटर तो कहीं क्रीम और कहीं चॉकलेट। पूरी तरफ से अपने साथ हुई ज्यादती की दास्तान सुना रहे थे। कुछ देर वहाँ खामोशी छाई रही। फिर सबसे पहला जो कहका गूंजा वो अबरार साहब का था। इसके बाद एक साथ सबके कहकों से शोर होने लगा। निहाल तो बाकायदा कुर्सी से उतरकर हंसते हुए ज़मीन पर लूटने लगा। अरीन भी अपनी हंसी रोक नहीं पाया। पास बैठे अफगान के गले में हाथ डालकर जोर से हंसने लगा। खवातीन ने भी सबका भरपूर साथ दिया। महक का चेहरा उतर गया और अबरार साहब ज़रा सख्त मिजाज थे। उनकी मौजूदगी में कोई बात भी बहुत सोच समझ कर की जाती थी, वरना सब खामोश ही रहते। और आज तो मंजर ही बदल गया। आप लोग इतना क्यों हंस रहे हैं? खा कर तो देखिए, अच्छा बना है। वो अबरार साहब को देखते हुए मायूसी से बोली। अबरार साहब और खवातीन की हंसी मुस्कुराहट में बदल गई। बाकी सब अब भी हंस रहे थे और सबसे ज़्यादा अरीन। आज सब ने पहली बार उसे यूँ पागलों की तरह हंसते देखा। हंसते हंसते उसकी आंखें बिकने लगी। बस अब कोई नहीं हंसेगा। अबरार साहब हाथ उठाकर संजीदगी से बोले और सब ने अपनी हंसी को बमुश्किल ब्रेक लगाई। अरीन ने बड़ी मुश्किल से मुंह पर हाथ रखकर हंसी रोकी और महक हल्का सा मुस्कुराई और केक सामने लाकर काटने लगी। अरीन ने मुंह से हाथ हटाकर महक पर नज़र डाली और फिर से कहकर लगाया। सब दोबारा हंसने लगे। अरीन ने हंसी जब्त होने का नाम नहीं ले रही थी। वो हंसते हुए कुर्सी से उठकर आ गया और अम्मी के गले लग गया। नरगस बेगम ने महक की उदासी सूरत देखते हुए कहा, बस कर अरीन, वो रो देगी। उन्होंने धीरे से कहा। महक केक उठाकर वापस किचन में चली गई। अरीन से अलग होकर महक के पीछे गया। सॉरी सॉरी महक, वो अपनी हंसी जब्त करते हुए बोला। महक ने मुंह फेर लिया। सॉरी, वो देखकर ही लग रहा था कि केक वाकई तुमने बहुत अच्छे बनाया। वो केक देखते हुए बोला और फिर जेब से मोबाइल निकाला। चलो केक के साथ एक फ़ोटो हो जाए। नहीं, मुझे नहीं बनानी, वो मुंह फैलाकर बोली। अच्छा सॉरी ना, अब नहीं हंसूंगा, प्रॉमिस, महक ने रुख फेर कर उसे घूरा। एक तस्वीर इस केक के साथ, ताकि मुझे हमेशा याद रहे तुम्हारे हाथ का पहला केक, वो हंसी जब्त करते हुए बोला। ताकि तुम हमेशा मेरी हंसी बनाते रहो, वो रोते अंदाज में बोली। नहीं ऐसी बात नहीं है, सच्ची प्लीज़, वो इसकी जानिब झाँकते हुए बोला। महक हल्का सा मुस्कुराई और इसे मनाने के लिए बस इतनी सी कोशिश ही काफ़ी होती थी। अच्छा ये केक लो। हाथ में अरीन ने इसे सामने खड़ा करके केक थमाया। वो केक को सामने करके हल्का सा मुस्कुराई। अरीन ने अलग अलग पोजीशन बनाकर कई तस्वीरें ली और वो मना करती रही, लेकिन वो नहीं माना। अच्छा बस बहुत हो गया, दिखाओ कैसी आई है। वो इसके फ़ोन में देखने के आगे बढ़ी, लेकिन अरीन ने फ़ौरन छुपा लिया। पहले तुम जाओ, फ्रेश होकर कपड़े चेंज करके आओ, फिर देखना। वो कहते ही बाहर निकल गया। महक ने मुंह बनाकर केक साइड पर रखा और ऊपर चली गई। वॉशरूम के बड़े से आईने में जब उसने खुद को देखा तो आंखें फटी रह गई। मुंह पर हाथ रखकर खुद को देखा और उल्टे कदमों से दौड़कर नीचे आई। अरीन हंस हंस कर सबको तस्वीरें दिखा रहा था। वो पूरी ताकत से चटकते हुए दौड़ी। अरीन ने बाहर के लिए दौड़ लगाई। सभी हंस रहे थे। आज मैं तुम्हारी जान ले लूँगी, यू चीटर। वो दोनों जूले के अतराफ दौड़ रहे थे। तौबा करो महक, कोई होने वाले शोहर से ऐसे लड़ता है? वो भागने के दौरान बोला। आई एम वार्निंग यू अरीन, फ़ौरन मेरी तस्वीर डिलीट करो, वरना क्या? वो रुक गई। इसका सांस फूल रहा था। बाल और चेहरा पसीने में भीगा हुआ था। अरीन मेरी फ़ोटो डिलीट करो, वरना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी, वो नरम लहजे में बोली। अरीन झूले पर बैठ गया। अच्छा ठीक है, कर दूँगा, लेकिन पहले यहाँ बैठो, मुझसे बात करो। कम ऑन महक, इतने साल बाद आया हूँ, मुझे तो लगा तुम्हें बहुत खुशी होगी, लेकिन तुम्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तुम अब तक ठीक से बात नहीं करती मुझसे, वो शिकायत करने लगा। अच्छा पहले मेरी फ़ोटो डिलीट करो, फिर बात करूँगी।
ये लो खुद कर लो। अरीन ने फ़ोन इसकी तरफ बढ़ाया। महक ने फ़ोन लेने हाथ बढ़ाया तो अरीन ने इसका हाथ पकड़कर इसे पास में बिठाया। महक ने इसे गुस्से से देखा। कुछ देर खामोशी रही। अच्छा बोलो, क्या बात करनी है? महक ने उसकी नज़रों से उलझकर पूछा। सबसे पहले तो ये कहना है कि प्लीज़ आइंदा कभी कुछ मत बनाना। ऐसा लग रहा है जैसे डस्टबिन से निकल कर आ रही हो। महक, तुम्हें खाना और गाना दोनों नहीं आता सीरियसली? वो आंखें बड़ी कर कर बोला और महक ने इसे खुशी से देखा। डोंट वरी, तुम्हें यह सब करने की ज़रूरत नहीं। शादी के बाद हम खाना बनाने के लिए अच्छा सा कुक रख लेंगे। तुम अपने खूबसूरत हाथों को सिर्फ सजाए रखना। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता यार। इसने मुस्कुराकर महक कर कहा। महक ने आंखें घुमाई। यही बात करनी थी तुम्हें मुझसे? नहीं, बात तो कुछ और करनी है। एक्चुअली लड़ना था तुमसे। क्यों? मैंने क्या किया? वो आंखें बड़ी करके बोली। क्या किया? इतने साल मैंने तुमने मुझसे एक बार भी बात नहीं की। कितनी बार कोशिश की मैंने तुम्हें, लेकिन तुमने कभी मेरे एक मैसेज का जवाब नहीं दिया। महक ने एक गहरी सांस ली। कहना बहुत आसान है। तुम इस शैतान की टोली के साथ रहते ना तो तुम्हें पता होता। बिना बात किए तो मुझे इतना परेशान करते हैं, बात करती तो मेरा पोस्टर बनाकर शहर में लगवा देती। अरीन सीने पर हाथ बांधे इसे सुन रहा था। उन लोगों की वजह से कॉलेज में भी ये खबर फैल गई। बात जो भी हो बीच में तो हम बात जो भी हो बीच में तो हम टपक पड़ते हो बात जो भी हो बीच में तुम टपक पड़ते हो। खाना नहीं खाया तो ज़रूर अरीन को मिस कर रही हो। फ़ोन पर कोई जोक पढ़कर हंसी आ जाए तो अरीन के साथ फ्यूचर डिस्कस कर रही हो। यहाँ तक कॉलेज के एनुअल फंक्शन पर मुझे लेकर एक ड्रामा तक बना दिया इन लोगों ने। और ड्रामे का नाम पता है क्या था? परदेश में है मेरा पिया, अरीन ने कहकर गाया। ये तो कुछ भी नहीं। मेरे टीचर्स भी सब जानते हैं। मुझे कितनी शर्म आती है जब वो तुम्हारे बारे में कुछ पूछती हैं। तुम ही बताओ मैं कैसे बात करती तुमसे? वो बोलती ही गई और यही सुनता गया। तुम बिल्कुल नहीं बदली महक, आज भी वैसी हो। कैसी? वो चेहरे पर आते बालों कान के पीछे करते हुए बोली। नॉन स्टॉप, थोड़ी ज़िद्दी, थोड़ी पागल। हाँ एक बात है। महक ने सवालिया नज़रों से देखा। अरीन ने इसके चेहरे से नज़र हटाकर सामने जमा दी। बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गई और रियली। वो हल्का सा हंसते हुए बोली। वैसे तुम भी काफ़ी बदल गए हो। अच्छा वो कैसे? पहले तो हर वक्त चश्मिश बने किताबों में घुसे रहते थे, बिना बात गुस्सा करते थे, हिटलर टाइप। और अब वो इसकी जानिब झुकते हुए बोला। मैं किसी के अंदाज से एक पल को घबराई और चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। क्या हुआ? महफूज होते हुए बोला। कुछ नहीं, अब तुम बहुत बातें करने लग गए हो। वो रुक कर बोली और अजीम मुस्कुराया। कुछ देर दोनों खामोशी से सामने देखते रहे। तुमसे कुछ पूछना था मुझे, वो सामने लगे पौधों को देखते हुए बोला और महक ने चेहरा इसकी तरफ किया। अरीन ने भी इसे देखा। तुम तुम मुझे पसंद ये शादी तुम अपनी मर्जी से कर रही हो ना महक? महक ने हैरत से आंखें सुटेड़ी। देखो महक, मैं नहीं चाहता कि तुम सिर्फ इसी वजह से शादी करो क्योंकि ये हमारे बड़ों की ख्वाहिश है। वक्त बदल चुका है। हर किसी की अपनी लाइफ के फैसले लेने का हक हासिल है। तुम्हें भी मैं इसलिए आया हूँ ताकि तुमसे बात कर सकूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम कोई समझौता करो। ऐसी लाइफ में खुशी नहीं रहती महक। महक का दिल एकदम से घबराने लगा, जाने कि वह ऐसी बात कर रहा था। पापा ने मुझे 1 साल का वक्त दिया है शादी के लिए, ताकि तब तक मैं बिजनेस में सेट हूँ। जो अगर तुम चाहो तो हम एक दो बार और मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं ताकि एक दूसरे को जान सकें, समझ सके। अगर हमारे दरमियान अभी से अंडरस्टैंडिंग हो गई तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो खामोश होकर नीचे घास को देखने लगा। तुम बिल्कुल एनआरआई वाली बातें करती हो, वो इसकी जानिब देख कर बोली। अरीन ने हल्का सा मुस्कुरा दिया। मैं सिर्फ तुम्हारी मर्जी जानना चाहता हूँ महक। महक ने इसके संजीदा चेहरे को बगौर देखा और बिलाशाबा वो बहुत खूबसूरत था। इसकी ब्लू शर्ट और डार्क ब्लू जीन्स में। वो रुककर धीरे से बोली। अगर यही सवाल मैं तुमसे पूछूं तो? वो हल्का सा हंसकर आसमान को देखने लगा। तो मैं यही कहूँगा, अगर मेरी मर्ज़ी नहीं होती तो तुम्हारी मर्ज़ी जानने यहाँ तक नहीं आता। मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ जो इतनी खूबसूरत लड़की को पसंद नहीं करूँगा। तुम मुझे परफेक्ट लगती हो, इसलिए तो भला राज़ी कैसे नहीं होना। तुम ये देखने आए हो यहाँ कि मैं खूबसूरत हूँ या नहीं? महक ने उसे शक भरी नज़रों से घूरा। नहीं, तुम्हें तो हमेशा से देखता आ रहा हूँ। भले तुमने मुझसे इतने साल बात नहीं की, लेकिन मैं तुम्हारी लाइफ की हर बात से वाकिफ़ हूँ। अपने खबरों के ज़रिए सब मालूम होता रहता है। आई नो एवरीथिंग अबाउट यू। महक ने इसे तिरछी नज़रों से देखा।
तुम्हें मेरी खबर देता कौन है? वैसे वो आंखें बड़ी ये सर खुजाने लगा। वो घर में इतने सारे खबरी हैं ना, बताते रहते हैं सब कुछ ऐसा अच्छा जासूसी। वो आंखें छोटी करते हुए बोला। जासूसी नहीं यार, बस ख्वाहिश होती है ना, अब तुम बात नहीं करती तो। वो हल्का सा मुस्कुराई और चंद पल खामोशी से गुजर गई। अच्छा अब मैं जाती हूँ, भूख लग गई है। वो उठकर खड़ी हुई और रीन भी फ़ौरन उठ गया। अरे जवाब तो दे दो, पहले जवाब। वो होठों पर उंगली रखते आसमान देखने लगी। अरीन भून उठाए और इसका चेहरा जांच लगा। जवाब बाद में, अभी मूड नहीं। वो झटके से पलटकर जाने लगी। महक प्लीज़ बोलो ना, बस हाँ या ना। सोच कर बताऊंगी मिस्टर एना राय। वो बिना मुड़े बोली और दौड़ते हुए अंदर चली गई। अरीन ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुरा दिया। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बॉयज़। वो सब एक आलीशान होटल में बड़ी सी गोल मेज़ पर बैठे थे। सब इसके मुंतज़िर थे। वो अपने दोस्त साहत के साथ मुस्कुराते हुए अंदर आया और उसे देखकर फ़ौरन सब खड़े हो गए। गुड इवनिंग सर। वो अपनी कुर्सी खींच कर बैठ गया। अरे बैठो यार, अब इतनी भी रिस्पेक्ट मत किया करो। सब वापस अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। इसने वेटर को आवाज़ लगाकर बुलाया और सब ने अपनी चॉइस से ऑर्डर किया। सर वो पेपर्स रेडी हैं, बस आपकी परमिशन मिल जाए तो जल्दी से काम शुरू हो जाए। ओके अगले हफ्ते से हम एक मीटिंग बुलाते हैं, एक बार सबके साथ डिस्कस कर लें। पेपर लाए हो तुम? वो संजीदगी से बोला और अयान ने सर असबात में हिलाया। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इतना बड़ा चांस दिया। नबील ने मुस्कुरा कर कहा, थैंक यू की ज़रूरत नहीं, बस काम ऐसा करना कि मुझे पछताना ना पड़े। हम आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे सर, अयान ने कहा, क्योंकि पहले ही मेरे डैड ने वार्न किया है, अगर कोई लॉस हुआ तो इन्होंने मेरा जनाजा निकाल देना है। बस दिल और दिमाग दोनों लगाकर काम करते जाओ, कोई प्रॉब्लम हो तो डोंट वरी, मैं हूँ ना। अयान, नबील और काशिफ तीनों इसके साथ एक नया बिजनेस शुरू करने जा रहे थे। हालांकि इन्हें कोई तजर्बा नहीं था, लेकिन अरीन को इनके नए नए आइडियाज़ बहुत पसंद आए। वो इन्हें एक मौका दे रहा था। अपनी काफ़ी पैसे इन्वेस्ट करके वो ये काम कर रहा था। मलिक साहब के साथ इसके जानने वाले कई लोगों को भी ये इसकी बेवकूफ़ी लग रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वो हर फैसला बहुत सोच समझ कर लेता था। शायद इसलिए इतनी कम उम्र में इतना ऊंचा मकाम हासिल कर लिया। खाना ख़त्म होने पर इसने सबके लिए अपनी पसंदीदा आइसक्रीम ऑर्डर की और काफ़ी देर वो लोग इसी मौजू पर डिस्कस करते रहे। सर ये पेपर्स। अयान ने पेन और एग्रीमेंट पेपर इसकी तरफ बढ़ाए। इसने इसने नैपकिन से हाथ साफ किए, पेपर्स लिए और 3-4 जगह साइन करके वापस थमा दिए। अयान ने मुस्कुरा दिया। ये सर। अयान हल्का सा हंसा, लेकिन आप हमारे बॉस हैं, हम आपका नाम कैसे ले सकते हैं? काशिफ बोलो, एक काम करो, एग्रीमेंट में लिख दो मुझे अरीन बोलना है, तुम लोगों के लिए आसान होगा। अटेंशन एवरीबॉडी, मेरे पास आप सबके लिए गुड न्यूज़ है। वो सब छत पर बैठे बातों में मसरूफ़ थे। जब मायरा ने आकर इतला दी तो सब इसकी जानिब मतवज्जा हुए। तुम और गुड न्यूज़ मजाक कर रही हो? निहाल ने शौकी कैफियत में आंखें फैलाकर पूछा। मायरा को इसकी हैरत पर हैरत हुई। क्योंकि तुम मायरा अहमद हो, तुमसे इंसान सिर्फ इस खुशखबरी की उम्मीद रखते हैं जो तुम्हारे नावल के हीरो के मुतल्लिक। तुम एवं ही हर बात में अपनी नाक क्यों घुसाते हो? मैं तुमसे बात नहीं कर रही। मैं अपनी नाक इसलिए घुसाता हूँ ताकि कान के पर्दे सलामत रहें तुम्हारी चड़ेलों वाली चीखों से। नहाल के बच्चे, अब मैं देखती हूँ तुम बस क्या तुम दोनों हर वक्त लड़ते रहते हो। हाया ने दोनों को खामोश किया। आप भी देखो ना इस बंदर को, जब देखो उल्टी सीधी बकवास करता रहता है। बंदर अपनी शक्ल आईने में देखी है कभी? चूहिया की शक्ल तुमसे तो अच्छी है। हाँ तुम्हें तो अच्छी लगेगी ना, उसकी बरादरी की हो। बस तुम लोग फिर से शुरू हो गए। नहाल अब चुप हो जाओ तुम, महक ने कहा। मायरा ने नहाल को ज़ुबान दिखाई। अरीन अपने वादे के मुताबिक उन सबको डिनर पर ले गया। अफ़गान और अयान के अलावा सब ही डिनर पर गए। खूब इंजॉय भी किया। वापस आकर अरीन और अफ़गान कहीं बाहर चले गए और वो सब छत पर बैठे थे। ये रोज़ का मामूल था। रात के वक्त सोने से पहले छत पर बैठकर गप मारना, गेम खेलना। अक्सर घर की ख़वातीन भी मौजूद होती। अयान और अदनान मोबाइल में सर घुसाए बैठे थे। नहाल लड़कियों के ग्रुप में बैठा बातें कर रहा था। आप लोग जानना चाहते हैं आज हमारे घर के बड़ों की जो बैठक जमी है वो किस सिलसिले में है? सब उस जानिब मुतवज्जा हुए। किस सिलसिले में? हानिया ने पूछा। आप सब बच्चे लोगों का फ्यूचर डिसाइड करने। क्या मतलब? अफ़गान भाई और हाया आपी के साथ अयान भाई और हानिया की भी बात पक्की हो चुकी है। अयान अपनी जगह उछल पड़ा, जबकि हाया और हानिया दोनों के चेहरे शर्म से सुर्ख हो गए। मायरा ये क्या कह रही हो तुम? मैं क्या कर रही हूँ? ये तो
घर के बड़ों का कहना है। तभी अफ़गान और आरीन भी आ गए। क्या हो रहा है? अफ़गान सबको हैरान देखकर बोला। भाई देखिए ना, ये मायरा क्या अफवाह फैला रही है। मैं अफवाह नहीं फैला रही। अरे यार, बात क्या है, बताओगे तुम लोग? अरीन ने आंखों के इशारे से पूछा। क्या हुआ? निहाल ने कांधे उकसाए। अफ़गान भाई, आपकी और हाया की शादी की बात कर रही है। आया ने आंखें बड़ी करके हुए कहा। हाँ पता है मुझसे, अम्मी ने पूछा था। अफ़गान ने सरासर बताया। लीजिए, और मुझसे तो किसी ने पूछने की ज़रूरत भी नहीं समझी। पागल है जो पूछेंगे। दिन में 10 बार तुम्हें शादी याद आती है। महक ने उसे छेड़ाया। सीने तो आप लोग अपनी लड़ाई में लग गए। ख़ास बात तो बाकी है, एक और झटका। निहाल सीधा होकर बोला। कौन सी बात? सबने डिसाइड किया है, अब जब पुप्पो की पूरी फैमिली यहाँ है और परसों पुप्पा जी भी आने वाले हैं, तो इस संडे अफ़गान भाई और हायापी की एंगेजमेंट कर दी। इस संडे? वाह क्या बात है अफ़गान भाई, बहुत मुबारक हो। अरीन ने अफ़गान के गले लगाते हुए कहा। अगले महीने अफ़गान भाई की शादी और हमारे अरीन के लिए कोई खुशखबरी? सबसे पहले तो इसका हक बनता है, अफ़गान ने कहा। सबका कहना है जब तक अरीन भाई अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन जाते, महक आपी की स्टडी कंप्लीट नहीं हो जाती, वो वेटिंग पर रहें। शुक्रिया। महक ने गहरी सांस ली। अरीन ने पिशाने पर स्लिवटें ली। भुनवें उठाकर इसे देखा तो इसने ज़ुबान दांतों तले दबाई। ये उसकी आदत थी। बड़ी नाइंसाफ़ी है, अयान ने इसका कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। अदनान ने मुस्मुई शर्माते हुए इसे मुखातिब करा। मेरे लिए कोई बात नहीं है। हाय अल्लाह अदनान भाई, हया ने मुंह पर हाथ रख दिया। आदमी तुम पहले बड़े तो हो जा, हरकत देखिए अपनी। अयान ने कहा। शर्म करो आदि, अभी तुमसे बड़ा भाई बाकी है और तुम अपनी पड़ गई। मदीहा शर्म दिला आए और तेरी। महक ने दांतों तले ज़ुबान आई। मेरे तो सारे कपड़े पुराने हो गए जो जो लिए थे, ढंग के नहीं है। मेकअप भी ख़त्म हो गया। अब एंगेजमेंट में क्या पहनूंगी? वो भी इस संडे रख ली। किसी ने पूछा नहीं तो सोचा भी नहीं। अब इतनी जल्दी इतनी शॉपिंग कैसे करूँगी? कुछ ढंग का तो नहीं मिला तो? वो अपनी रफ्तार में कहती रही। सब ने अपना सर पटक लिया। अरीन गर्दन नफ़ी में हिलाता हुआ हंस दिया। महक, मदीहा ने धीमे से पुकारा। हाँ, उसने सदमे किसी कैफियत में कहा। एंगेजमेंट हाया की है। उसने गुस्से से पलटकर मदीहा को देखा। मैंने कब कहा मेरी है? अब हाया की है तो क्या मैं ऐसी हुलिये में रहूँगी, तैयारी नहीं करूँगी? बस महक, क्यों इतना टेंशन ले रही हो? अभी पूरा हफ्ता है आराम से शॉपिंग करना। अयान, कल उन सबको शॉपिंग करवाओ। अफ़गान ने इन्हें समझाकर अयान को हुक्म सुनाया और अयान हैरत से देखने लगा। भाई क्या बोल रहे हैं आप? इनको शॉपिंग चंद घंटों की नहीं होती। मुझे काम है, आपको पता है ना। अगले हफ्ते से ओपनिंग कर रहे हैं और कल तो स्पेशल मीटिंग बुलाई है सर ने। मैं कैसे? डोंट वरी, और आदि है ना, हम सब चलें जाएंगे, डोंट वरी। अरीन ने आगे आते हुए कहा। चलो सब जाकर सो जाओ, अब रात होगी। सब नीचे चले गए। महक रूम में जाने लगी। जब अरीन ने पुकारा महक, इसने पढ़कर देखा। क्या पूछा? क्या सोचा? किस बारे में? उसने अनजान बनकर पूछा। यही कि एंगेजमेंट पर किस रंग के कपड़े खरीदते हैं। इसने जलकर कहा। रंग का क्या है, जो भी पसंद आया वो ले लूँगी। अरीन ने इसे गौर से देखा और दोनों हाथ सीने पर बांधे। हाँ, मैं इंग्लैंड से तुम्हारे कपड़ों के बारे में ही डिस्कस करने आया हूँ ना। पहले इसने हैरानी से देखा, फिर याद आते ही ज़ुबान दांतों में दबाई। ओह वो, अच्छा वो तो मैंने अभी सोचा। महक, अगर तुमने जाने से पहले मुझे जवाब नहीं दिया ना तो माफ़ नहीं करूँगा। वो आंखें दिखाता हुआ बोला। ओके, कल बताऊँगी। अरीन बिना कुछ कहे चला गया और इसने अपने सिर पर चित लगाई। तो चलिए फ्रेंड्स, इस नावल का अख्ताम यहाँ पे करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।